हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब मैं लेकर आई हूँ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर सहसंबंध एवं सहसंबंध गुणांक। तो यहाँ पे देखते हैं कोरिलेशन एंड कोरिलेशंस कोफिशिएंट क्या होता है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने बीए 5th सेमेस्टर एलिमेंट्री स्टैटिक्स के बुक के चैप्टर्स यूनिट वाइज पूरे 8 चैप्टर्स के मैंने कंप्लीट कंटेंट को प्लेलिस्ट में अपलोड किया है। वहाँ जाकर आप पूरे चैप्टर्स को देख सकते हैं। बुक के कंटेंट में क्या किस तरीके से टॉपिक दिया हुआ है। अब इसके बाद चार चैप्टर और बचते हैं। निर्देशांक, काल श्रेणी का विश्लेषण, प्रतिगमन विश्लेषण और निदर्शन, सैंपलिंग, इंडेक्स नंबर, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, रिग्रेशन एनालिसिस। ये 4 और महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, तो उन्हें भी देखिएगा। इसके बाद ये चारों कंप्लीट हो जाएंगे तो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आते हैं, 2-4 आएंगे, बाकी थ्योरी ही आता है ना। तो 2-4 अगर अथवा करके आया है तो आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कंपलसरी में दे दिया तो आपको करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। तो अब यहाँ देखते हैं सहसंबंध का अर्थ क्या होता है। दिया है अर्थ, यहाँ पर अर्थ दिया है। हमने अभी तक अध्ययन किया है कि किसी प्रकार समंकों के मूल्य में संक्षिप्तीकरण किया जा सकता है। समांतर माध्य, माध्यिका एवं भूइष्ठक तथा किसी प्रकार विभिन्न मदों के मूल्य उसके माध्य से कितनी औसत दूरी पर है, अर्थात उनका बिखराव या फैलाव कैसा है। तो हमने जो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर था केंद्रीय प्रवृत्ति की माप और अपकिरण विचरणशीलता के मापन, ये बहुत ही जरूरी था। फिर आवृत्ति वितरण एवं उनका बिंदु रेखीय प्रदर्शन, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट था। आंकड़ों के संकलन की विधियाँ और सांख्यिकी के क्षेत्र, प्रकृति, महत्व, ये भी चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट थे। इन चैप्टरों से क्या है, क्वेश्चंस आपके ज़रूर पूछे जाएंगे। तो ये 3 चैप्टर्स जो हैं उन्हें ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। लेकिन केंद्रीय प्रवृत्ति और विचरण या अपकिरण में केवल एक श्रेणी या श्रृंखला के संबंध में अध्ययन किया जाता है, किंतु वास्तविक जीवन में प्रत्येक क्रिया या श्रृंखला का संबंध दूसरी क्रिया या श्रृंखला से होता है। ठीक, आगे देखते हैं। अब ये तो परिचय था। यहाँ पे अब दिया है, इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रायः 2 या 2 से अधिक समंक श्रेणियों में परस्पर संबंध पाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक श्रेणी में परिवर्तन होने से दूसरी संबंधित श्रेणी में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात समंक श्रेणी में परस्पर अन्योन्याश्रितता रहती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब दोनों समंक श्रेणियों में कार्य कारण संबंध हो तो ये संबंधित कहलाएगी। आगे देखिए क्या कह रहा है। संक्षेप में सहसंबंध विश्लेषण सांख्यिकी अध्ययन करने का उद्देश्य 2 या 2 से अधिक चरों के परस्पर संबंध से होता है। सांख्यिकी के विशेषज्ञों ने 2 या 2 से अधिक चरों के बीच संबंध को एक ही अंक में व्यक्त करने के लिए एक उपकरण की खोज की, जिसे सहसंबंध कोरिलेशन कहा जाता है। इसके विश्लेषण के लिए जिस सांख्यिकी माप का प्रयोग किया जाता है उसे सहसंबंध गुणांक कहते हैं। हम इस सहसंबंध गुणांक में हम कार्ल पियर्सन और स्पीयरमैन के सहसंबंध गुणांक को हम पढ़ेंगे। वो दोनों टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आगे अब देखते हैं सहसंबंध की परिभाषाएं अर्थशास्त्रियों द्वारा क्या दी हुई हैं। ठीक, तो यहाँ पे दिया हुआ है पर प्रोफेसर किंग के अनुसार क्या कह रहे हैं प्रोफेसर किंग, 2 श्रेणियों तथा समूहों के बीच कार्य कारण संबंध को ही सहसंबंध कहते हैं।
डेवेनपोर्ट के अनुसार सहसंबंध एक संपूर्ण विषय से पृथक विशेषताओं के बीच पाए जाने वाले उस पारस्परिक संबंध की ओर संकेत करता है जिसके अनुसार वे कुछ अंशों में साथ साथ परिवर्तन होने की प्रवृत्ति रखता है। कॉर्नर के अनुसार जब कोई दो या अधिक राशियां सहानुभूति में परिवर्तित होती हैं जिसमें एक में होने वाले परिवर्तन में के फलस्वरूप दूसरी राशि में परिवर्तन होने की प्रवृत्ति पाई जाती है तो वे राशियां सहसंबंध कहलाती हैं। दोनों एक दूसरे से क्या होती हैं, संबंधित होती हैं। अगर एक में परिवर्तन होता है तो हमारा ऑटोमेटिक दूसरे में भी परिवर्तन होगा, तो यही होता है सहसंबंध, एक दूसरे से कोरिलेशन करना। ठीक, अब यहाँ विशेषताएं आगे दिया हुआ है, आगे देखेंगे हम विशेषताएं, कोरिलेशन की विशेषताएं क्या होती हैं। तो विशेषताएं में 4-5 विशेषताएं बताई गई हैं। पहला है सहसंबंध एक सांख्यिकी तकनीक है जिसका प्रयोग दो या दो से अधिक चरों के बीच पाए जाने वाले संबंधों को मापने के लिए किया जाता है। दूसरा पॉइंट है सहसंबंध दो या अधिक चरों के बीच पारस्परिक संबंध की दिशा बताता है। तीसरा है सहसंबंध दो या अधिक चरों में पारस्परिक संबंधों की मात्रा भी बताता है। चौथा है सहसंबंध दो या दो से अधिक चरों के बीच कारण परिणाम संबंध को बताता है। तो ये विशेषताएं हो गई। अब सहसंबंध के अध्ययन का महत्व देखते हैं क्या है। सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी ऑफ कोरिलेशन, महत्व यहाँ दिया हुआ है। महत्व देखते हैं क्या है। सांख्यिकी विश्लेषण में सहसंबंध तकनीक का बहुत महत्व है। इस तकनीक का सर्वप्रथम आविष्कार सर फ्रांसिस गाल्टन ने बिंदु रेखीय रूप से संबंध स्थापित करने में किया था, किंतु सन 1896 में प्रसिद्ध सांख्यिकी कार्ल पियर्सन ने सहसंबंध गुणांक द्वारा सहसंबंध ज्ञात करने की गणितीय विधि का प्रतिपादन कर उसे लोकप्रिय बनाया। इस तकनीक का भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान दोनों में अत्यधिक महत्व है। सहसंबंध का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट किया जाएगा। तो हमने अर्थ देखा, परिभाषाएं देखी, विशेषताएं देखी, अब महत्व है, तो ये सब याद रखिएगा। और कार्ल पियर्सन का जो सहसंबंध गुणांक है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। कार्ल पियर्सन और स्पेयरमैन जो है जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स दोनों में गुणांक देखे जाते हैं, दोनों में पढ़ना पड़ता है। अब आगे देखते हैं। पहला है महत्व चरों के मध्य संबंध को जो जानना। दूसरा है एक चर के मूल्य के आधार पर दूसरे चर के मूल्य का अनुमान लगाना। तीसरा है व्यवसाय में सहायक होना। फिर चौथा है शोध को पढ़ने तथा ज्ञान के नए क्षेत्र की खोज में सहायक होना। पांचवा है अनिश्चितता की सीमा को कम करना। छठा है अन्य महत्व। अन्य महत्व क्या बोल रहा है, सहसंबंध विश्लेषण आर्थिक व्यवहारों को समझने में भी बहुत सहायक होता है। प्रतिगमन रिग्रेशन एवं विचार सहसंबंध की माप पर ही आधारित होता है। तो इस तरीके से यह इसका महत्व था। अब आगे देखते हैं सहसंबंध के प्रकार। तो सहसंबंध के प्रकार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान से देखिए। सहसंबंध में प्रकार क्या दिया है। पहला है धनात्मक व ऋणात्मक सहसंबंध। दूसरा है रेखीय व वक्र रेखी सहसंबंध। तीसरा है सरल या बहुगुणी व आंशिक सहसंबंध। अब आगे देखते हैं धनात्मक सहसंबंध व ऋणात्मक सहसंबंध क्या होता है। तो यहाँ दिया है धनात्मक सहसंबंध यदि दो समंक श्रेणियों में परिवर्तन एक ही दिशा में होता है, अर्थात एक ही वृद्धि या कमी होने से दूसरी श्रेणी में भी वृद्धि या कमी होती है, तो उनके सहसंबंध को धनात्मक अनुलोम या प्रत्यक्ष सहसंबंध कहते हैं। एक ही दिशा मतलब अगर एक में वृद्धि हो रही तो दूसरी श्रेणी में भी वृद्धि या कमी होगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। जैसे वस्तु की मांग वृद्धि के साथ साथ उसके मूल्य में भी वृद्धि होती है, अतः वस्तु की मांग और उसके मूल्य में धनात्मक सहसंबंध हो रहा है।
किंतु जब दो श्रेणियों में परिवर्तन एक ही दिशा में न होकर विपरीत दिशाओं में होते हैं अथवा एक में वृद्धि या कमी होने पर दूसरे में कमी या वृद्धि होती है तो उनके सहसंबंध को ऋणात्मक विलोम या परोक्ष सहसंबंध कहते हैं। जैसे वस्तु की पूर्ति की वृद्धि के साथ साथ मूल्य में कमी होना, यह क्या है, ऋणात्मक सहसंबंध होगा। आगे देखते हैं धनात्मक सहसंबंध और ऋणात्मक सहसंबंध में श्रेणी के द्वारा अंतर बताया गया है, स्पष्ट किया गया है। धनात्मक सहसंबंध में श्रेणी x और श्रेणी y, फिर यहाँ दूसरी श्रेणी में दिया है धनात्मक सहसंबंध x और y। तो सारणी एक में x और y दोनों श्रेणियों के मूल्य बढ़ रहे हैं और सारणी दो में दोनों श्रेणियों के मूल्य घट रहे हैं, अतः सहसंबंध धनात्मक है। सारणी 3 व 4 ऋणात्मक सहसंबंध की ओर संकेत कर रही है। नीचे 3 और 4 दिया है, ऊपर 1 और 2 है। तो सारणी 1 में आपको देखिए यहाँ जो श्रेणी x है वो उसको हम अगर कीमत मान ले और जो y है उसको मांग मान ले, तो यहाँ पे देखिए जो कीमत है वो 15 है, फिर 17 हो रही है, फिर 20 हो रही है, फिर 25, फिर 30। ये क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है इसमें भी और इसमें भी। मांग में भी क्या है, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, ये वृद्धि हो रही है। लेकिन यही धनात्मक में क्या है, एक तो वृद्धि हो रहा है लेकिन एक में कमी हो रही है। एक्स में क्या है, वृद्धि जो है एक्स में क्या है, कमी हो रही है। वाई में भी क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक, आगे देखते हैं ऋणात्मक से संबंध में x में क्या हो रही है, x श्रेणी में वृद्धि हो रही है और y श्रेणी में कमी हो रही है। ठीक, तो ऋणात्मक सहसंबंध होगा, एक में कमी होगी दूसरे में वृद्धि होगी, तो यह ऋणात्मक सहसंबंध होता है। और यदि दोनों वस्तुओं में x और y दोनों वस्तुओं में वृद्धि हो रही है तो वह धनात्मक सहसंबंध हो रहा है, या दोनों वस्तुओं में कमी हो रही है तो भी वह धनात्मक सहसंबंध होगा। आगे देखते हैं रेखीय तथा वक्रीय सहसंबंध। अब रेखीय तथा वक्रीय सहसंबंध क्या है, यदि दो समंक श्रेणियों के परिवर्तनों का अनुपात स्थायी होता है तो उनका सहसंबंध रेखीय कहलाता है। उदाहरण निम्न दो श्रेणियों को देखिए जिनमें विचरण या परिवर्तन का अनुपात समान रहता है ना। x और y यहाँ दिए हुए हैं। स्पष्ट है कि दोनों चरों के बीच विचरण का अनुपात स्थायी रहता है। रेखीय सहसंबंध वाले चर मूल्यों को यदि बिंदु रेखी पत्र पर अंकित किया जाए तो एक सीधी रेखा बनेगी। इस प्रकार का सहसंबंध भौतिक तथा गणितीय विज्ञानों में पाया जाता है। आर्थिक व सामाजिक स्रोतों में यह संबंध नहीं है। जब दो समंक श्रेणियों के परिवर्तन का अनुपात अस्थिर वेरिएबल रेशियो या परिवर्तनशील होता है तो उनका सहसंबंध वक्र रेखी होता है। यदि बिंदु रेखी पत्र पर प्रदर्शित किया जाए तो एक वक्र रेखा बनेगी, इसलिए इसे वक्र रेखी सहसंबंध कहते हैं। आगे देखते हैं तीसरा सरल बहुगुणीय एवं आंशिक सहसंबंध। तो इसमें क्या बोल रहा है, दो चर मूल्यों के बीच पाए जाने वाले सहसंबंध को सरल सहसंबंध कहते हैं। इन दोनों में से एक श्रेणी कारण और दूसरी उस कारण का प्रभाव प्रदर्शित करती है। कारण बताने वाली श्रेणी को आधार श्रेणी तथा प्रभाव बताने वाली श्रेणी को संबंध श्रेणी कहते हैं। जब स्वतंत्र चर मूल्य 2 या 2 से अधिक होते हैं और आश्रित चर मूल्य केवल एक ही होता है तब उसे बहुगुणी सहसंबंध कहते हैं। इसमें समस्त स्वतंत्र चर मूल्यों का संयुक्त प्रभाव आश्रित चर मूल्यों का पड़ता है। यदि वर्षा की मात्रा और प्रयुक्त उर्वरक दोनों का प्रति हेक्टेयर चावल के उत्पादन पर सामूहिक प्रभाव का गणितीय अध्ययन किया जाता है तो वह बहुगुणी सहसंबंध कहलाएगा। आंशिक सहसंबंध में 2 से अधिक चर मूल्यों का तो अध्ययन किया जाता है परंतु सहसंबंध केवल 2 चर मूल्यों का ही निकाला जाता है।
अन्य चर मूल्यों को स्थिर रखा जाता है। उदाहरण से यदि प्रयुक्त उर्वरक की एक निश्चित मात्रा से वर्षा की मात्रा और प्रति हेक्टेयर चावल के उत्पादन के संबंध का विवेचन किया जाए तो यह आंशिक सहसंबंध कहलाएगा। अब इस अध्याय में हम केवल सरल सहसंबंध का ही अध्ययन करेंगे। आगे देखते हैं अब सहसंबंध का परिमाण क्या होता है, डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो सहसंबंध के परिमाण का अनुमान सहसंबंध के गुणांक द्वारा लगाया जाता है। सहसंबंध के निम्न परिमाण हो सकते हैं। पहला पूर्ण सहसंबंध, दूसरा सहसंबंध की अनुपस्थिति, तीसरा सीमित सहसंबंध, तीसरे में सीमित सहसंबंध में भी कुछ दिया हुआ है। उच्च सहसंबंध, उच्च दिया है। उच्च के लिए यदि सहसंबंध का गुणांक 75 से 10.75 और 1 के बीच हो तो उच्च स्तर का सहसंबंध होता है। गुणांक का चिन्ह धन होने पर उच्च धनात्मक सहसंबंध तथा ऋण होने पर ऋणात्मक सहसंबंध होता है। तो अगर पूछा जाए कि ऋणात्मक और धनात्मक चिन्ह का प्रयोग किसमें होता है तो सहसंबंध में होता है। अब मध्यम क्या होता है, जब सहसंबंध गुणांक 3 और 0.75 के बीच होता है तो मध्यम कोटि का संबंध होता है। यह भी धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। निम्न लो जो होता है वह क्या होता है, निम्न धनात्मक सहसंबंध होने पर गुणांक +0.3 से कम रहता है और निम्न ऋणात्मक सहसंबंध की स्थिति में यह गुणांक -0.3 से कम रहता है। अब यहाँ पर परिमाण का यहाँ पे को टेबल बना हुआ है। इस टेबल में बताया गया है कि परिमाण धनात्मक और ऋणात्मक कैसे होगा। परफेक्ट वाले में क्या होता है, धनात्मक में 1 और ऋणात्मक में -1, उच्च वाले में +0.75 और 1 के बीच। आगे चलते हैं। सहसंबंध मापन की रीतियाँ। अब सहसंबंध मापन की रीतियाँ देखते हैं क्या है। तो सहसंबंध की मापन की रीतियाँ, 2 श्रेणियों में सहसंबंध ज्ञात करने की अनेक रीतियाँ हैं, परंतु हम यहाँ केवल 3 का वर्णन करेंगे। पहला विक्षेप चित्र, दूसरा कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक और तीसरा स्पियरमैन का कोटि सहसंबंध गुणांक। तो ये जो तीनों है रीतियाँ या विधियाँ, इन्हें बहुत ही ध्यान से अच्छे से समझ लीजिए। ठीक, इसके फॉर्मूला जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं और इनका सहसंबंध गुणांक क्या होता है, कैसे होता है, वो भी बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं। पहला विक्षेप चित्र क्या होता है। विक्षेप चित्र में देखते हैं स्कैटर डायग्राम फॉर डॉट डायग्राम और डोटोग्राम। तो यहाँ देखते हैं इस रीति में बिंदु रेखी पत्र के बुच्छास x श्रेणी के पद मूल्यों तथा कोटि अक्ष पर y श्रेणी के पद मूल्यों का पैमाना मान लिया जाता है। इसके बाद x श्रेणी के प्रत्येक मूल्य तथा y के श्रेणी के प्रत्येक मूल्य का ग्राफ इस प्रकार अंकित किया जाता है कि दोनों मूल्यों के लिए एक बिंदु होता है। इस प्रकार जितने मूल्यों के जोड़े होंगे उतने ही बिंदु होंगे। उदाहरण के लिए यदि 15 पतियों और उनकी पत्नियों की आयु की माप को अलग अलग अंशों पर लेकर प्रत्येक दंपति के लिए एक बिंदु अंकित किया जाए तो बिंदु रेखी पत्र पर कुल 15 बिंदु अंकित हो जाएंगे। इस प्रकार एक ऐसा चित्र बनेगा जिसमें बिंदुओं का एक समूह दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार के चित्र को ही विक्षेप चित्र कहते हैं। आगे देखते हैं। विक्षेप चित्र को देखकर हम दोनों श्रेणियों में सहसंबंध की दिशा और मात्रा का अनुमान लगा सकते हैं। पहला है पूर्ण धनात्मक सहसंबंध। यदि सभी बिंदु बाईं ओर से निचले कोने से दाहिनी ओर के ऊपर वाले कोने तक एक सरल व सीधी रेखा के रूप में आ जाए तो यह परिणाम निकलता है कि दोनों समंकमालाओं में पूर्ण धनात्मक सहसंबंध है, जैसा कि
नीचे चित्र में दिया हुआ है। क्या बोल रहा है कि पूर्ण धनात्मक कब होगा? यदि सभी बिंदु बाईं ओर के निचले कोने से दाहिनी ओर के ऊपरी वाले कोने तक एक सरल रेखा व सीधी रेखा के रूप में आ जाए तो यह धनात्मक सहसंबंध होगा। और पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध कब होगा? यदि बाईं ओर के ऊपर वाले कोने से दाईं ओर के नीचे वाले कोने तक सभी बिंदु एक सीधी रेखा में के रूप में आ जाए तो पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध होगा, जैसा चित्र में दिया है। देखिए यहाँ ये धनात्मक, पहला जो है ए फिगर जो है वो धनात्मक सहसंबंध है, पूर्ण धनात्मक है, और ये बी वाला जो है वो ऋणात्मक है। तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या है? यदि बाईं ओर के कोने सिरे से दाईं ओर के कोने सिरे तक बिंदु रेखा एक सीधी रेखा में आ जाए तो यह क्या कहलाएगा? धनात्मक सहसंबंध कहलाएगा, पूर्ण धनात्मक सहसंबंध। और पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध क्या कहलाएगा? दाईं ओर के निचले कोने से बाएं ओर के ऊपरी कोने तक, या फिर बाएं के ऊपरी कोने से दाएं के निचले कोने तक एक सीधी रेखा में आ जाए तो यह क्या है? ऋणात्मक कोरिलेशन होगा। आगे देखते हैं क्या बताया जा रहा है। अब सीमित सहसंबंध इसी के अंतर्गत है। सीमित सहसंबंध क्या होता है? विभिन्न बिंदु जितने एक दूसरे के निकट होंगे उतनी ही दोनों समंक श्रेणियों में सहसंबंध की मात्रा अधिक होगी। सहसंबंध होता है जब बिंदुओं की धारा बाईं ओर से दाहिनी ओर बढ़ती है। आगे देखते हैं, जैसा कि इस चित्र में हमने देखा, यदि बिंदुओं का प्रभाव बाईं ओर से ऊपर वाले चित्र कोने से दाईं ओर से निचले कोने की ओर घटता जाता है तो सहसंबंध का ऋणात्मक होता है। इस प्रकार से ये तीनों यहाँ दिया हुआ है। और जब कोरिलेशन जो होता है 0 हो जाता है, नो कोरिलेशन, तो यहाँ पे इस तरीके से सर्कल बनेगा। आगे देखते हैं, चौथा है सहसंबंध का अभाव। अब सहसंबंध का अभाव विक्षेप चित्र में यदि बिंदुओं की कोई निश्चित दिशा न हो और वे यूं ही बिखरे पड़े हो तो सहसंबंध का अभाव होता है, जैसा कि चित्र पॉइंट 2 में हमने देखा, 2 के तीसरे में देखा। तो गुण, अब गुण देखते हैं। विक्षेप चित्र का गुण क्या है? यदि विधि केवल दिशा का ज्ञान करवाती है, अर्थात धनात्मक या ऋणात्मक। दूसरा, यदि विधि गणितीय विधियों द्वारा प्राप्त परिणामों को सिद्ध करके एक निश्चित अतिरिक्त साधन है। तीसरा, यह सहसंबंध की प्रवृत्ति को दर्शाने की सरल रीति है। दोष क्या है? इस विधि में केवल सहसंबंध की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है, संख्यात्मक माप संभव नहीं है। इस विधि के द्वारा सहसंबंध का परिमाण ज्ञात नहीं किया जा सकता, बल्कि केवल दिशा का ज्ञान किया जा सकता है। अब हम आएंगे कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक क्या होता है देखेंगे। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक यहाँ दिया हुआ है। बोला गया है कि सहसंबंध ज्ञात करने के लिए यह विधि सर्वोत्तम मानी गई है, क्योंकि इससे सहसंबंध की दिशा और परिणाम का संतोषजनक अंकात्मक माप हो जाता है। इस विधि का प्रतिपादन सबसे पहले कार्ल पियर्सन ने किया था, इसलिए इसे पियर्सियन सहसंबंध का गुणांक कहा जाता है। इस गुणांक को गुणा परिघात गुणांक भी कहा जाता है। मुख्य लक्षण क्या होता है? दिशा का आभास होता है, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों सहसंबंध पाए जाते हैं। आगे देखते हैं कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की मान्यता। तो कार्ल पियर्सन के सहसंबंध निम्नलिखित है, जो यहाँ 1 2 3 करके दी हुई है। ठीक, आगे देखते हैं। अब है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक निकालने की विधि। किस तरीके से हम निकालेंगे? तो पहली विधि है व्यक्तिगत श्रेणियों में सहसंबंध गुणांक। दूसरा है वर्गीकृत समंकों में सहसंबंध का गुणांक। व्यक्तिगत श्रेणी में सहसंबंध का गुणांक क्या होगा? व्यक्तिगत श्रेणी में सहसंबंध गुणांक
मालूम करने की दो विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि। व्यक्तिगत श्रेणी में सहसंबंध गुणांक निकालने की प्रत्यक्ष विधि क्या होती है, तो यहाँ देखते हैं प्रत्यक्ष विधि क्या बोल रहा है। यदि इस विधि में एक्स श्रेणी व वाई श्रेणी का वास्तविक समांतर माध्य की गणना कर सहसंबंध गुणांक निकालते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए निम्न क्रिया करनी पड़ती है। पहले हम एक्स और श्रेणी का समांतर माध्य निकालें, फिर पदों का समांतर माध्यों से विचलन निकालिए, फिर तीसरा विचलनों का स्क्वायर लीजिए व इन्हें क्रमशः डी एक्स स्क्वायर तथा डी वाई स्क्वायर से संबोधित कीजिए। फिर चौथा है प्रत्येक डी एक्स और डी वाई को आपस में गुणा करके गुणनफल को डी एक्स डी वाई करेंगे। फिर पांचवा है डी एक्स डी वाई के योग से समीशन डी एक्स डी वाई प्राप्त करें। फिर छठा है अंत में निम्न सूत्र का प्रयोग कर के सहसंबंध गुणांक निकाल लिया जाता है। काल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक का सिंबल होता है स्मॉल आर। स्मॉल आर बराबर समीशन डी एक्स डी वाई अपॉन एन अल्फा एक्स अल्फा वाई, मतलब अल्फा एक्स अल्फा वाई का पूरा जो माध्य विचलन है वो। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पर ये फॉर्मूला याद रखिएगा और स्टेप भी याद रखिएगा। ठीक, अगर पूछा जाए विधि बताइए, काल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की प्रत्यक्ष विधि को बताइए, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। आगे देखते हैं। फिर इसमें यही क्या कह रहा है कि यह पियर्सन के सहसंबंध गुणांक का मूल सूत्र है। गणना की सरलता के लिए इस सूत्र का रूप प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। ठीक, आगे अब देखते हैं। अब दिया है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि का उदाहरण दिया है, सॉल्यूशन कैसे होगा, तो यहाँ सॉल्व किया है। एक एग्जाम्पल है, दो फ्रिक्वेंसी हमें दी हुई है, आवृत्तियाँ दी हुई हैं। यहाँ पत्नियों की आयु और पत्नियों की आयु दी हुई है, पदों की संख्या दी हुई है। अब इसके अनुसार हम यहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक, यहाँ पे कॉलम बना के सॉल्व हुआ है। ठीक, आगे चलते हैं। फिर है परिगणना के पद। अब परिगणना के पद में क्या है कि यहाँ एक्स श्रेणी और वाई श्रेणी का समांतर माध्य निकालिए। दूसरा है पदों का समांतर माध्यों से विचलन निकालिए। तीसरा है विचलनों का स्क्वायर लीजिए व इन्हें क्रमशः डी एक्स स्क्वायर तथा डी वाई स्क्वायर से संबंधित कीजिए। फिर चौथा है प्रत्येक डी एक्स और डी वाई को आपस में गुणा करके गुणनफल को डी एक्स डी वाई कहेंगे। फिर पांचवा है वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि किस तरीके से हम निकालेंगे। तो यहाँ दोनों पदों एक्स सीरीज और वाई सीरीज दोनों श्रेणी के पदों का हम अलग अलग निकालते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि वाई सीरीज और एक्स सीरीज दोनों पदों का हम अलग अलग निकालेंगे। ठीक, तो अलग अलग निकालने पर हमें एक जैसा क्या मिलता है, सहसंबंध में धनात्मक सहसंबंध हमें मिलता है। आगे अब देखते हैं नेक्स्ट उदाहरण। बहुत सारे आप सभी को एग्जाम्पल मिलेंगे जो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। यहाँ पे इस तरीके का एग्जाम्पल और एक दिया हुआ है, पूंजी और लाभ करके। तो पूंजी का अलग हम निकालेंगे और लाभ का अलग निकालेंगे, एक ही साथ निकालेंगे लेकिन कॉलम अलग बनाएंगे। ठीक, आगे दिया है फिर एक्स सीरीज का हमने कैसे निकाला, यहाँ पे बता रहा है। परिगणना के पद लिखेंगे, फिर एक्स और वाई सीरीज को इस तरीके से निकालेंगे फॉर्मूला पे रख के। अभी मैं इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को मेथड एकदम एग्जैक्टली किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो बताऊंगी। अभी फ़िलहाल ये बुक के कंटेंट का देख लीजिए आप सभी, थोड़ा सा आप सभी को आइडिया हो जाएगा। और जब मैं लेकर आऊँगी वीडियो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन का, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाऊँगी और आप सभी देख लीजिएगा, तो उसमें अब बहुत ही अच्छे से क्लियरली समझ आ जाएगा। अभी फ़िलहाल फटाफट ये क्वेश्चंस देख लीजिए और एक दो बार आप सभी भी इस फॉर्मूला के आधार पर ट्राई करिएगा। अब है बी, सहसंबंध गुणांक निकालने की लघु रीतियाँ। क्या प्रत्यक्ष विधि तो हमने देख लिया, अब लघु रीति देखते हैं। तो प्रत्यक्ष रीति का प्रयोग उस समय सरलता से किया जा सकता है जबकि समांतर माध्य पूर्ण अंक हो, परंतु जब माध्य दशमलव में आता है तो उससे विचलन निकालने को उन विचलन का वर्ग करने आदि में बड़ी असुविधा होती है। ये जो काल पियर्सन का था उसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, उसमें कई सारे कैलकुलेशन होते हैं।
तो इसीलिए वह कह रहा है असुविधा होती है। तो इस असुविधा से बचने के लिए लघु रीति का प्रयोग किया जाता है। लघु रीति में द्वारा सहसंबंध का गुणांक सूत्र इस तरीके से है। प्रथम सूत्र ये है, जहाँ पर समीशन dx dy कल्पित माध्यों से लिए गए विचलनों के गुणनफल का योग होता है और n पदों की संख्या होता है। x बार तथा y बार जो होता है वास्तविक समांतर माध्य होते हैं दोनों श्रेणियों के, और ax तथा ay जो होता है x तथा y के कल्पित माध्य एज्यूम मीन होता है, और स्मॉल सिग्मा x और स्मॉल सिग्मा y जो होता है x तथा y के प्रमाप विचलन होते हैं। तो ये फार्मूला यहाँ पर ये एक और द्वितीय सूत्र दिया हुआ है। द्वितीय सूत्र थोड़ा लंबा है पर आसान है, तो द्वितीय सूत्र के अनुसार हम भी यूज कर सकते हैं। यहाँ तक ये द्वितीय सूत्र दिया हुआ है और तृतीय सूत्र यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, ये तृतीय सूत्र है। और चतुर्थ सूत्र जो है 4 तरीके से हम इस फॉर्मूला का यूज करके हम परिगणना कर सकते हैं। यहाँ चौथा सूत्र दिया है। अब परिगणना के पद हम देखेंगे, तो परिगणना के पद सेम वही है इधर भी। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर। लघु रीति से हम इसको निकालेंगे, x और y सीरीज दोनों का अलग अलग निकालेंगे लघु रीति के अनुसार। फिर यहाँ हम फॉर्मूला का यूज करके हम सॉल्व कर देंगे। दूसरा सूत्र लगाने पर इस तरीके से होगा। इसमें चारों सूत्र का प्रयोग किया गया है। कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक परिगणना लघु रीति द्वारा। फिर तृतीय चतुर्थ सूत्र में लघु गुणकों का द्वारा गणन क्रिया को और अधिक सरल बनाया जा सकता है एंटी लॉग लॉग का प्रयोग करके। फिर अब आते हैं वर्गीकृत समंकों के सब में सहसंबंध देखेंगे यहाँ पर। फिर सहसंबंध के बाद फॉर्मूला इसका है। फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में या मिड टर्म टेस्ट में फॉर्मूला लिखने के लिए भी आ सकता है। ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये सॉल्यूशन दिया हुआ था। चलिए इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी। अब आते हैं संभाव्य विभ्रम, प्रोबेबल एरर। अर्थ क्या होता है इसका? संभाव्य विभ्रम का प्रयोग कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की विश्वसनीयता की जांच करने के लिए किया जाता है। संभाव्य विभ्रम वह माप है जो अधिकतम संभावित माप में जोड़ी जाए और उससे घटाया जाए तो वे दो सीमाएं बताता है जिनके अंतर्गत अन्य दैव प्रतिदर्शों के कथित सांख्यिकीय माप के पाए जाने की 50% संभाव्य होती है। तो संभाव्य प्रोबेबल एरर को इस फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। आगे है संभाव्य विभ्रम के कार्य। तो पहला है सीमा निर्धारण, दूसरा है सहसंबंध गुणांक का निर्वचन। अब आगे देखते हैं प्रमाप विभ्रम स्टैंडर्ड एरर। इसका फॉर्मूला देख लीजिए यहाँ, फिर इसके बाद ये सॉल्यूशन है। प्रतिदर्श के सहसंबंध द्वारा जो प्रमाप विभ्रम को है इस तरीके से यहाँ सूत्र के अनुसार निर्धारित करते हैं। एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। अब आते हैं कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक के गुण। तो गुण यहाँ देखते हैं। गुण क्या है? यह विधि बहुत प्रचलित है क्योंकि इसके निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला, यह विधि अधिक निश्चित तथा सूक्ष्म है। दूसरा, सहसंबंध की दिशा को भी ज्ञात करता है अथवा सहसंबंध धनात्मक या ऋणात्मक है। अब इसकी सीमाएं तो 3-4 दी हुई हैं, यह देख लीजिए। अब आते हैं स्पेयरमैन की कोटि या श्रेणी अंतर विधि।
अब यहाँ स्पेयरमैन का देखते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स के लिए। तो इस विधि में हम देखेंगे कि इस विधि का प्रतिपादन प्रोफेसर चार्ल्स पियर्सन ने किया। इस विधि के द्वारा व्यक्तिगत समंक आसानी से ज्ञात किया जाता है। यह रीति ऐसी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है जहाँ पदों का मूल्य ज्ञात ना हो बल्कि केवल उनका क्रम ज्ञात हो। उदाहरण, यदि कुछ व्यक्तियों में यह देखना है कि सुंदरता व स्वास्थ्य में किस मात्रा का संबंध है, तो सुंदरता का संख्यात्मक माप संभव नहीं है, इसलिए मान लीजिए वहाँ उन व्यक्तियों को सुंदरता के विचारों से क्रमवार रख दिया जाए, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा आदि। इस तरह शरीर की ऊंचाई, वजन, गठन आदि का विचार करके स्वास्थ्य को निश्चित संख्या में व्यक्त करने की अपेक्षा क्रमवार रखना सरल है। वह सुंदरता व स्वास्थ्य के बीच सहसंबंध निकाला जा सकता है। यदि समंक श्रेणी के पद मूल्य ज्ञात ना हो, केवल उनका क्रम मालूम हो, तो भी श्रेणी अंतर सहसंबंध गुणक निकाल जा सकता है। अब विधि क्या होती है इसके देखते हैं। प्रत्येक श्रेणी के मूल्य का अलग अलग क्रम ज्ञात करके सबसे अधिक आकार वाले मूल्य में को 1 और उससे कम आकार वाले 2 और इस प्रकार अन्य क्रम निश्चित किए जाते हैं। दोनों श्रेणी के पदों के आमने सामने वाले क्रमों को क्रमशः घटाकर विचलन प्राप्त किया जाता है। इन विचलनों का वर्ग ज्ञात करने का उपयोग निकाला जाता है। अंत में शुद्ध फॉर्मूला जो होता है, यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है जहाँ पे आर, स्मॉल आर के जो है रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, समीशन डी स्क्वायर जो है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस इन रैंक है, और एन जो है नंबर ऑफ आइटम है। तो यहाँ एग्जांपल्स दिया हुआ है, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। लास्ट में आप सभी को शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और प्रैक्टिकल, न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल के भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। उस बेस पर आप सभी अपना क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। तो लास्ट तक बने रहिए। अब स्पेयरमैन के कोटि अंतर सहसंबंध गुणांक विधि के गुण व दोष देख लेते हैं। तो गुण व दोष यहाँ 3-4 दिए हुए हैं। ठीक, स्पेयरमैन की कोटि अंतर काल पियर्सन की सहसंबंध गुणांक रीति अपेक्षाकृत अधिक सरल, क्योंकि केवल मूल्यों का कोटि क्रम ज्ञात करने पर इस रीति द्वारा सहसंबंध निकाला जा सकता है। स्पेयरमैन का रीति प्रयोग गुणात्मक तथ्यों जैसे सौंदर्य, ईमानदारी आदि को मापने के लिए किया जा सकता है। स्पेयरमैन की रीति द्वारा निकाला गया गुणांक कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक के लगभग बराबर होता है, क्योंकि स्पेयरमैन के सूत्र का आधार कार्ल पियर्सन का सूत्र ही है। आगे देखते हैं चौथा, यदि श्रेणी के प्रत्येक पद का वास्तविक मूल्य दिया हुआ हो तो कोटि अंतर सहसंबंध द्वारा सहसंबंध की मात्रा को मालूम किया जा सकता है। आगे दोष 3-4 दोष इसके दिए हुए हैं, दोष भी देख लेते हैं। फिर उसके बाद आते हैं आंशिक तथा बहुगुणी सहसंबंध ना। विक्षेप हमने देख लिया, क्षेत्र देख लिया, कार्ल पियर्सन देख लिया और स्पेयरमैन देख लिया। अब आते हैं आंशिक तथा बहुगुणी सहसंबंध। तो आंशिक तथा बहुगुणी सहसंबंध क्या बताता है कि पारिभाषिक रूप में दो चर मूल्यों के सहसंबंध को सरल सहसंबंध कहा जाता है। इन चर मूल्यों में स्वतंत्र चर मूल्य को आधार श्रेणी कहा जाता है, अतः आश्रित चर मूल्य को संबंध श्रेणी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग से संबंधित दो चर मूल्य दिए गए तो इनमें से एक को स्वतंत्र चर तथा दूसरे को आश्रित चर मानकर निकाला गया सहसंबंध सरल सहसंबंध होगा। अब आंशिक सहसंबंध क्या है? उस समय होता है जब दो से अधिक चर मूल्यों का अध्ययन किया जाता है, किंतु मात्र दो चर मूल्यों के बीच की संबंध निकाला जाता है, अर्थात अन्य चर मूल्य स्थिर रखा जाता है। उदाहरण सहित, यदि किसी क्षेत्र में विशेष गेहूं के उत्पादन के संबंध में उत्पादन मात्रा, उस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा तथा तापमान तीनों चर मूल्य दिए गए हों तो
सहसंबंध निकालते समय तापमान की मात्रा को स्थिर मानकर गेहूं की उत्पादन मात्रा तथा वर्षा की मात्रा के मध्य सहसंबंध निकाल लिया जाए तो इस सहसंबंध को आंशिक सहसंबंध कहा जाता है। आगे है बहुगुणी सहसंबंध। बहुगुणी सहसंबंध क्या होता है कि उस दशा में होता है जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर मूल्य होते हैं तथा आश्रित चर मूल्य केवल एक होता है। अन्य सभी चर मूल्य स्वतंत्र होकर आश्रित चर मूल्य पर सामूहिक प्रभाव पड़ता है। ऊपर आंशिक सहसंबंध में लिए गए उदाहरण को आधार मानकर गेहूं के उत्पादन की मात्रा जो कि एक आश्रित चर मूल्य के लिए यदि वर्षा की मात्रा तथा तापमान दो स्वतंत्र चर मूल्यों का सामूहिक प्रभाव ज्ञात करने के लिए तीनों चर मूल्य के मध्य सहसंबंध ज्ञात किया जाए तो इस सहसंबंध को बहुगुणी सहसंबंध कहा जाएगा। आगे ये निष्कर्ष दिया हुआ है, यहाँ निष्कर्ष देख लीजिए। फिर आगे देखेंगे चर मूल्यों के आधार पर सरल आंशिक तथा बहुगुणी सहसंबंध में अंतर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ अंतर इस तरीके से यहाँ देखा जाएगा। फिर आगे देखेंगे आंशिक तथा बहुगुणी सहसंबंध गुणांकों का परिकलन, किस तरीके से परिकलन हम करेंगे। तो यहाँ परिकलन का मेथड दिया हुआ है इस तरीके से, पहला दूसरा तीसरा करके देखेंगे। ये फॉर्मूला भी जरूरी है। फिर एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को इस फॉर्मूला से करने के लिए बताया गया है। आंशिक सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। गुणांक से एक सहसंबंध गुणांक से विचरण गुणांक से आप सभी के लिए एक कोई दो क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जाम में। अब बहुगुण सहसंबंध गुणांक देखेंगे यहाँ। ये सब एग्जाम्पल्स है। अब यहाँ पर है सहसंबंध, यहाँ ये जो है प्रिंट सही से नहीं हुआ है, इंक ज़्यादा हो गया है, तो ये जो है लिखा है यहाँ, ये सहसंबंध है। सहसंबंध गुणांकों का उनकी कोटि के आधार पर रूपांतरण। तो यहाँ उनकी कोटि के आधार पर सरल व आंशिक सहसंबंध के गुणांकों को उनकी कोटियों के आधार पर क्रमशः शून्य कोटि, प्रथम कोटि एवं द्वितीय कोटि गुणांक के रूप में रूपांतरित किया जाता है। परिभाषिक रूप में दो चरों के मध्य सहसंबंध ज्ञात करने की विधि से परिकलित सहसंबंध गुणांक को शून्य कोटि गुणांक भी कहा जाता है, जिसका कारण यह है कि इसमें किसी भी चर को स्थिर नहीं माना जाता, जबकि इसके विपरीत आंशिक सहसंबंध गुणांक की एक स्थिति को प्रथम कोटि के नाम से जाना जाता है, जिसमें इसके अंतर्गत दिए गए तीन चर मूल्यों में से एक आश्रित एवं एक स्वतंत्र चर मूल्य को लेकर शेष एक चर मूल्य के प्रभाव को निरस्त मानते हुए उसे स्थिर मान लिया जाता है। आगे देखते हैं द्वितीय कोटि गुणांक। आंशिक सहसंबंध गुणांक की स्थिति को द्वितीय कोटि गुणांक कहते हैं। द्वितीय कोटि गुणांक की पहली स्थिति इस तरीके से है। अब आगे आपका है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इस तरीके से पूछे जाएंगे। अगर ये सब क्वेश्चन आप सभी करना चाहेंगे तो बुक के कंटेंट से बड़े आसानी से कर लेंगे, ठीक। उसके बाद है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फिर हम आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आप सभी को करना है।